आप सभी साथियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आइए बिना समय को गवाए, बिना विलंब किए हुए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग भारत की नदियां, इंडियन रिवर को लेकर के समझने वाले हैं। भारत की नदियां से संबंधित मैं आप लोगों के बीच लगभग 6 से 7 वीडियो प्रोवाइड करूंगा, आप लोगों के बीच लेकर आऊँगा, जिसमें इंडियन रिवर से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो पीटी के हो, मेंस के हो या फिर इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की संभावनाएं बनती हों, उन सभी प्रश्न का हम लोग सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। इंडियन रिवर की ये 6 से 7 वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, भारत की नदियाँ को समझने से पहले हम लोगों को भूगोल में एक दो वर्ड यूज़ होते हैं जो ज्योग्राफी के टर्म है, उसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे एस्चुरी क्या है, मतलब ज्वारंदमुख, है ना। डेल्टा क्या है, इसको समझना ज़रूरी है, तभी हम लोग समझ पाएंगे कि भारत की नदियाँ क्या हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं एस्चुरी क्या है, ज्वारंदमुख क्या है, डेल्टा क्या है। एस्चुरी, जिसे हम लोग ज्वारंदमुख भी कहते हैं, यह आखिर में है क्या? तो हम लोग कह सकते हैं कि जब नदियाँ समुद्र से मिले, जब नदियाँ समुद्र से मिले तो किस चीज़ का निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। जब कोई नदी समुद्र से मिले तो वह किस चीज़ का निर्माण करती है? एस्चुरी का निर्माण करती है। जैसे उदाहरण के तौर पे समझिए, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी एस्चुरी का निर्माण करेगी। ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करेगी। मांडवी नदी एस्चुरी का निर्माण करेगी। इसे हम लोग मैप के भी माध्यम से समझेंगे, बस थोड़ा वेट कर लेते हैं। डेल्टा क्या है? तो जब नदियाँ महासागरों से मिले तो किस चीज़ का निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, गंगा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी इत्यादि नदियाँ जो हैं किस चीज़ का निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब कोई नदी समुद्र से मिले, जब कोई नदी समुद्र से मिले तो किस चीज़ का निर्माण करेंगी? एस्चुरी का निर्माण करेंगी। जब कोई नदी महासागर से मिले तो किस चीज़ का निर्माण करेगी? डेल्टा का निर्माण करेगी। तो दोनों के बीच में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से समझ पा रहे होंगे कि जब कोई नदी समुद्र से मिलेगा तो एस्चुरी का निर्माण करेगा, जब कोई नदी डेल्टा का महासागरों से मिलेगा तो डेल्टा का निर्माण करेगा। उदाहरण के तौर पे देखें, एस्चुरी का निर्माण करने वाला नदी कौन कौन सा हो जाएगा? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। और डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ गंगा, कृष्णा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। ये नदियाँ जो एस्चुरी और डेल्टा का निर्माण करती हैं, इसे हम लोग फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि नर्मदा, ताप्ती, ये जो नदियाँ हैं, अभी हम लोग बात कर चुके हैं, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये जो नदियाँ हैं एस्चुरी का निर्माण करती हैं। नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। क्यों? क्योंकि ये समुद्र में गिर रही है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है? अरबियन सी है। क्या है? अरबियन सी है। तो अरबियन सी में जब कोई नदी आकर के गिरेगी, जैसे ये नर्मदा नदी है, इधर आकर के गिरी, ताप्ती नदी इधर आकर के गिरी, मांडवी नदी जो गोवा में है इधर आकर के गिरी, तो जब ये अरबियन सी में गिरी, जब समुद्र में गिरी तो किस चीज़ का निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी। यहाँ से एक पॉइंट और भी ध्यान में रख सकते हैं, ये जो नदी है नर्मदा, ताप्ती, मांडवी, ये पूर्व से बहकर पश्चिम की ओर आने वाली नदियाँ हैं। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, इस साइड में ईस्ट होता है, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये जो नदियाँ हैं ईस्ट से बह करके, इस साइड से बह करके, ईस्ट से बह करके वेस्ट की ओर आ रही हैं, है ना। तो पूरब से बहकर पश्चिम की ओर आने वाली नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करेंगी? लगभग एस्चुरी का ही निर्माण करती हैं। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन ध्यान में रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करती हैं? एस्चुरी, डेल्टा, ज्वारंदमुख। तो किस चीज़ को ध्यान में रखेंगे? एस्चुरी या फिर ज्वारंदमुख, क्योंकि हम लोग एस्चुरी को ही ज्वारंदमुख कहते हैं। तो नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी किस चीज़ का निर्माण करेगी? एस्चुरी का। या फिर क्वेश्चन कैसे पूछे, पूर्व से बहकर पश्चिम की ओर आने वाली नदी किस चीज़ का निर्माण करेगी? एस्चुरी का। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेल्टा। डेल्टा क्या है?
तो डेल्टा का निर्माण कैसे होगा? जब नदी महासागर में मिलेगा, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी, महानदी। ये सब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे माइंड में रखेंगे। इसे अब हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं, यही गंगा नदी पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो ब्लू वाले शाइन है, ये सब किस चीज़ का निर्माण करेंगी? डेल्टा का निर्माण करेंगी। क्यों निर्माण करेंगी? क्योंकि ये जो नदियाँ हैं वो कहाँ आकर के गिर रही हैं? महासागरों में आकर के गिर रही हैं। तो जब नदी महासागर में आकर के गिरे तो किस चीज़ का निर्माण करेगा? डेल्टा का। और जब नदी समुद्र से आकर के मिले तो किस चीज़ का निर्माण करेगा? एस्चुरी का निर्माण करेगा। और यहाँ से क्या ध्यान में रख सकते हैं कि पूर्व से बहकर पश्चिम की ओर आने वाली नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करेंगी? एस्चुरी का निर्माण करेंगी। वहीं पश्चिम से बहकर पूर्व की ओर आने वाली नदियाँ, ये जो नदियाँ हैं वो क्या है? पश्चिम से, मतलब इस साइड से बहकर इस साइड की ओर आ रही हैं। तो पश्चिम से बह करके पूर्व की ओर आने वाली नदियाँ किस चीज़ का निर्माण करेंगी? डेल्टा का। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे, पूर्व से पश्चिम की ओर आने वाली नदियाँ एस्चुरी का, और पश्चिम से पूर्व की ओर आने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अभी हम लोग बात कर चुके हैं एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है। अब हम लोग एक और पॉइंट को समझते हैं अपवाह तंत्र को लेकर के। ज्योग्राफी में भी इस टर्म को लेकर के हम लोग पढ़ चुके हैं। अपवाह तंत्र क्या है, ड्रेनेज सिस्टम क्या है। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। जब नदी अलग अलग दिशाओं से आकर के, मतलब अलग अलग जो नदी है, विभिन्न नदियाँ अलग अलग दिशाओं से आकर के एक मुख्य नदी का निर्माण करती है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसा कि हम लोग डेफिनेशन के तौर पर ध्यान में रख सकते हैं, ऐसा नदी तंत्र जो अलग अलग दिशाओं से आए और एक मुख्य नदी का निर्माण करे, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। मतलब अलग अलग दिशाओं से आकर के कई सारी नदियां मिले और एक मुख्य नदी का निर्माण करें, यही क्या कहलाएगा? अपवाह तंत्र कहलाएगा। जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, जिसे हम लोग इंडस रिवर भी कहते हैं, ये क्या है? ये एक अपवाह तंत्र है। जैसे हम लोग उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि जो गंगा नदी है, यह कई सारी छोटी छोटी नदियों से आकर के मिली है और एक मुख्य नदी गंगा का निर्माण हो रहा है। जैसे भागीरथी, अलकनंदा, रामगंगा इत्यादि अन्य नदियाँ आकर के मिलती हैं और एक मुख्य नदी गंगा का निर्माण करती है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। तो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं अपवाह तंत्र क्या है। जब अलग अलग दिशाओं से कई सारी छोटी छोटी नदियां आकर के मिले और एक मुख्य नदी का निर्माण करे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे, ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि भारत का अपवाह तंत्र किस तरीके से काम करता है। हाउ विल वी ट्रीट आवर इंडियन ड्रेनेज सिस्टम। भारत के अपवाह तंत्र को, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोग सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी को पढ़ेंगे। वहीं पे अगर हम लोग देखें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, तो हम लोग नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी को जानेंगे। आइए एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। अभी हम लोग एस्चुरी, डेल्टा को देख चुके हैं, अपवाह तंत्र को देख चुके हैं। अब हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को समझेंगे कि भारत का अपवाह तंत्र क्या है। तो भारत के अपवाह तंत्र को हम लोग दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। सबसे पहले हम लोग हिमालयी को पढ़ना शुरू करेंगे। हिमालयी में सबसे पहले हम लोग सिंधु नदी तंत्र को लेकर के समझते हैं। सिंधु नदी तंत्र क्या है? सिंधु नदी इंडस रिवर, यह 3 देशों से होकर के गुजरता है, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, ये मेरा इंडस रिवर है, सिंधु नदी है ना। ये मेरा क्या है? सिंधु नदी है। यह चाइना से इसका उद्गम होगा और यह इंडिया होते हुए कहाँ जाएगा? पाकिस्तान में चला जाएगा। तो यह 3 देशों से होकर गुजरता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन बने सिंधु नदी कितने देशों से होकर गुजरता है, तो कितने देशों से? 3 देशों से होकर के गुजरेगा। ये इंडस रिवर का, सिंधु नदी का जो उद्गम है वह चीन के मानसरोवर झील से होता है और नॉर्थ ईस्ट, मतलब उद्गम इस साइड से हो रहा है चीन से, और नॉर्थ ईस्ट इस साइड में बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए भारत के लद्दाख,
में एक जगह है दमचोक, यहाँ से यह प्रवेश करेगा और भारत के गिलगित से भारत को छोड़ते हुए दर्दिस्तान के पास पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और कराची होते हुए हिंद महासागर में अरब सागर में गिर जाएगा। थोड़ा दिक्कत महसूस हो रही होगी क्योंकि कई सारे पॉइंट हैं, थोड़ा मैं बहुत ही डीपली गया हूँ, आप लोग फिर से समझिए। इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? चीन के मानसरोवर झील से, और यह उत्तर पश्चिम, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में बढ़ते हुए यह भारत के लद्दाख के पास, इसे हम लोग एक और नक्शे के माध्यम से समझते हैं। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं, यह 3 देशों से होकर गुजरेगा, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, और इसका जो उद्गम है चीन के मानसरोवर झील से होता है और यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, मतलब नॉर्थ वेस्ट की दिशा की ओर बढ़ते हुए लद्दाख के दमचोक से भारत में एंट्री करेगा और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आपको गिलगित मिलेगा। गिलगित से भारत को यह छोड़ेगा और आगे बढ़ेगा, दर्दिस्तान यहाँ पे आपको मिलेगा। दर्दिस्तान में पाकिस्तान से प्रवेश करेगा और आगे बढ़ते हुए कराची से होते हुए यह अरबियन सी में अरब सागर में गिर जाएगा। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं, यह मानसरोवर झील से निकलेगा, नॉर्थ वेस्ट की ओर बढ़ते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए लद्दाख के दमचोक से एंट्री करेगा और भारत में यह गिलगित को छोड़ देगा। गिलगित में जैसे ही पहुंचेगा भारत को यह छोड़ेगा, वहीं पे इसको मिलेगा दर्दिस्तान, जहां से यह पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और यह आगे बढ़ते हुए कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाएगा। तो इसके उद्गम को हम लोग ध्यान में रखेंगे, कहाँ से निकलेगा, भारत में कहाँ से एंट्री करेगा, भारत में कहाँ छोड़ेगा, पाकिस्तान में किस जगह से प्रवेश करेगा, पाकिस्तान में कहाँ से होते हुए या अरब सागर से गिरेगा। इन सारे टर्म्स को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि इतनी डीपली नॉलेज की ज़रूरत मेंस में पड़ेगी, पीटी में नहीं, है ना। तो हम लोग कितने देशों से होकर गुजरता है उसे समझ लिए, इसका उद्गम कहाँ हुआ, यह कहाँ गिरेगा, कैसे अरब सागर में गिरेगा, है ना, इसे हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग समझते हैं सिंधु नदी की लंबाई कितनी है। अभी हम लोग देख चुके हैं कि यह चाइना से निकलता है, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी है? तो इसकी टोटल लंबाई 3610 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई 3610 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। हम लोग ध्यान में रखेंगे, अगर हमारा क्वेश्चन पूछे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई, मतलब ये जो टोटल है, ये टोटल लंबाई कितना है, तो 3610 किलोमीटर। अगर पूछे सिर्फ भारत में इसकी लंबाई कितनी है, मतलब ये वाला एरिया का लंबाई कितना है, तो हम लोग कह सकते हैं 1114 किलोमीटर। तो सिंधु नदी को लेकर के इन सारे टर्म्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। 3 देशों से होकर गुजरेगा। इसका उद्गम कहाँ से होगा, तो चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए लद्दाख के दमचोक में प्रवेश करेगा और गिलगित से भारत को छोड़ते हुए पाकिस्तान के पाकिस्तान में प्रवेश करेगा और कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाएगा। इसकी लंबाई कितनी है, 3610 किलोमीटर। अगर हम लोग बात करें भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो 1114 किलोमीटर। बहुत ही डीपली नॉलेज दे रहा हूँ। इन सारे टर्म्स को आप लोग अपने नोटबुक में जरूर लिखें, क्योंकि आपके पास आपकी नोट्स रहेंगी, तभी आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रख पाएंगे। यहाँ से कई सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसे भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि भारत का जो लेह शहर है ना, भारत का जो लेह शहर है, यह सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? सिंधु नदी के किस तट पर स्थित है? तो हम लोग कह सकते हैं कि यह सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। ऑप्शन हमेशा आप लोगों को डी में दाएं तट पे दिखेगा, आप लोग ध्यान में रखिएगा। लेह शहर सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। हम लोग ये भी ध्यान में रख सकते हैं कि सिंधु नदी की
5 सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, कौन कौन? तो झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां, झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज। इसे हम लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारा कौन सा है? इंडस रिवर, सिंधु नदी, है ना। देखिए ये चाइना से निकलता है, इंडिया होते हुए पाकिस्तान में चला जा रहा है। और सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं। कितनी सहायक नदियां हो रही हैं? 5 सहायक नदियां। कौन कौन? ये देखिए, झेलम, है ना, ये चेनाब, सॉरी, झेलम, ये चेनाब, ये राबी, इधर से सतलज, और ये ब्यास। तो कितनी सहायक नदियां हो रही हैं? 5 सहायक नदियां, झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज। तो हम लोग इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। यह 3 देशों से होकर गुजरता है, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इसकी कुल लंबाई 3610 किलोमीटर, भारत में 1114 किलोमीटर। इसका उद्गम कहाँ होगा हम लोग देख चुके हैं। और यह 5 सहायक नदियों से मिलकर के बनता है, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। अब हम लोग बारी बारी से इसकी सहायक नदियों को देखते हैं। झेलम क्या है, चेनाब क्या है, राबी क्या है, व्यास क्या है, सतलज क्या है। लेकिन मेरे माइंड में एक और नक्शा घूम रहा है। क्या हम लोग ऐसा देख सकते हैं क्या, ये जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसकी 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज, है ना। इसे हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। इन 5 सहायक नदियों को एक मैप कैसे इमेजिन कर सकते हैं उसे समझिए। एक मुख्य नदी ले लेते हैं जिसकी शुरुआत चीन से हो रही है और यह भारत होते हुए पाकिस्तान में जा रहा है ना। और यह कौन सा नदी है? इंडस रिवर, सिंधु नदी है। और यह सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। फिर से देखिए, मुख्य नदी कौन सा है? सिंधु नदी। और इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। फिर से देखते हैं, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। ऊपर से एकदम ध्यान में रखेंगे, झेलम, चेनाब, राबी, व्यास, सतलज। आज की क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग लेक्चर देखते हुए लगभग 40 से 50% समझते चलें। फिर से हम लोग घर में रिवीजन करेंगे तो कई चीज़ें और क्लियर होती चलेंगी। मैं जानता हूँ कोई भी चीज़ें एक बार पढ़ने से कंप्लीट तो होगी नहीं, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स हम लोगों को समझने पड़ते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्लास देखते हुए आप लोग कम से कम 40 से 50% पॉइंट्स को समझते चलें। तो क्लास थोड़ी लंबी होगी, आप लोग बीच में चाय पी लें, थोड़ी फ्री हो लें। 10 मिनट के ब्रेक के बाद आप लोग अच्छे से माइंडसेट के साथ फिर से क्लास ज़रूर शुरू करें। तो आप लोग 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं यहाँ पे, फिर आगे हम लोग कई सारे चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, सिंधु की 5 सहायक नदियाँ हैं, कौन कौन? झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलज। अब हम लोग इन सभी नदियों को बारी बारी से पढ़ेंगे। झेलम क्या है, चेनाब क्या है, राबी क्या है, ब्यास क्या है, सतलज क्या है। ये चेनाब नदी है, जैसा कि आप लोग फिगर में देख सकते हैं, ये चेनाब नदी है ना। यह चेनाब जो है, यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से होता है और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए पंजाब और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट से सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर से समझिए, ये जो सिंधु नदी है, यह क्या है? यह सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी कौन हो रही है? चेनाब। और इस चेनाब का उद्गम कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। इसे हम लोग एक दूसरे नक्शे में देख सकते हैं। इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश में। और यह उत्तर पश्चिम दिशा में, ये नॉर्थ ईस्ट, इस दिशा में बढ़ते हुए, है ना, इधर पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सियालकोट में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाता है।
तो ध्यान में रखेंगे इसका उद्गम कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में कहाँ, तो K12 लारा दर्रा से होगा। और यह किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, और यह पंजाब और जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान के सियालकोट में जाकर के सिंधु नदी से मिल जाएगा। चेनाब नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश में दो नदियों से मिलकर के होता है, चंद्रा और भागा। हिमाचल प्रदेश की दो नदियां हैं, चंद्रा और भागा, और इन्हीं दो नदियों से मिल करके चेनाब नदी का निर्माण होता है। इसीलिए चेनाब नदी को चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। अगर हम लोग चेनाब नदी की लंबाई की बात करें तो चेनाब नदी की लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर। और चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है, ये सवाल तो बहुत ही कम पूछेंगे, एक ये वाले और ये वाले क्वेश्चन आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है, चेनाब नदी का पुराना नाम असीकिनी है। चेनाब नदी का पुराना नाम असीकिनी है। तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये सिंधु की 5 जो सहायक नदियां हैं, ये पांचों सहायक नदियां में चेनाब का क्या रोल है, तो यह सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु नदी की, जिसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के K12 लारा दर्रा से होता है, और यह उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए पाकिस्तान के सियालकोट में सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। चेनाब नदी का निर्माण हिमाचल प्रदेश के दो नदियां चंद्रा और भागा से होता है, इसीलिए चेनाब नदी को हम लोग चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा, असीकिनी, और इसकी लंबाई 1180 किलोमीटर। अब हम लोग बात करते हैं झेलम नदी को लेकर के कि झेलम नदी क्या है, झेलम नदी का क्या रोल है भाई। झेलम नदी का उद्गम आप लोग क्या देखेंगे कि ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये जो डीप वाला ब्लू है ना, ये पाकिस्तान का नक्शा है और इधर इंडिया है हमारा। तो झेलम नदी का उद्गम हमारा कहाँ हो रहा है, कश्मीर वाले एरिया में, है ना। तो झेलम नदी का उद्गम कहाँ होगा, कश्मीर में। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरी नाग से होता है। एकदम डीप हम लोग नॉलेज में जाएं तो इसका उद्गम कहाँ होगा, तो नॉर्मल हम लोग कश्मीर में ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन स्थान पूछे किस जगह पे भाई, तो बैरी नाग पे। इसका उद्गम किस जगह से होगा, कश्मीर घाटी के बैरी नाग से, और यह पश्चिम दिशा में बहते हुए पाकिस्तान के झंग के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो झेलम नदी है वह कश्मीर घाटी में उद्गम होगा इसका, और पश्चिम दिशा में बहते हुए पाकिस्तान के झंग के पास चेनाब नदी में मिलेगी। हम लोग मैप में भी देख सकते हैं कि ये जो झेलम नदी है वह पाकिस्तान के पास चेनाब नदी में मिल रही है। इधर इंडिया है, इधर पाकिस्तान। तो झेलम नदी पाकिस्तान के झंग के पास चेनाब नदी से मिल रही है। यह सिंधु से नहीं मिलेगा, यह चेनाब से मिलेगा, है ना। तो झेलम नदी का उद्गम कश्मीर घाटी के बैरीनाग से होगा, और पश्चिम दिशा में बहते हुए यह पाकिस्तान के झंग के पास चेनाब नदी में मिल जाएगा। इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 170 किलोमीटर, 725 किलोमीटर। 175 किलोमीटर क्या है, इसे भी समझ लीजिए। जब ये झेलम नदी पाकिस्तान की तरफ जाती है तो यह 170 किलोमीटर का सीमा बनाती है। जब यह भारत से होते हुए पाकिस्तान में जाएगी तो भारत पाकिस्तान सीमा कितना किलोमीटर तक बनाती है, तो 170 किलोमीटर तक भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा बनाती है। ये भी ध्यान में रख सकते हैं, झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा रेखाएं बनाती हैं, 175 किलोमीटर। तो अभी हम लोग देखे थे चेनाब नदी का पुराना नाम क्या है, असीकिनी। अगर हमसे पूछा जाए झेलम नदी का पुराना नाम क्या है, तो झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है। झेलम नदी का पुराना नाम वितस्ता है। इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और अब हम लोग बात करते हैं सतलज नदी के बारे में। सतलज नदी क्या है, हम लोग चेनाब पढ़ चुके हैं, झेलम पढ़ चुके हैं, सतलज पढ़ने जा रहे हैं, सिंधु नदी पढ़ चुके हैं। आइए अब हम लोग सतलज नदी को पढ़ते हैं। अगर सतलज नदी को देखें तो इसका उद्गम चाइना में हो रहा है भाई, इंडिया का ये नक्शा है ना। और सतलज नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। ये हमारा क्या है, सतलज नदी है।
सतलज नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है? चाइना में। तो सतलज नदी का उद्गम चीन के मानसरोवर झील से होता है। देखिए, अभी हम लोग दो ऐसी नदियां पढ़ चुके हैं जिसका उद्गम मानसरोवर झील से हो रहा है। एक सिंधु नदी का उद्गम चीन के मानसरोवर से हो रहा है ना, और वहीं सतलज नदी का भी उद्गम चीन के तिब्बत के मानसरोवर से हो रहा है। तिब्बत अभी चीन के ही अधीन है, इसलिए हम लोग चीन भी याद रख सकते हैं या फिर तिब्बत भी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सतलज नदी का उद्गम या फिर सिंधु नदी का उद्गम, दोनों का उद्गम कहाँ होगा? चीन के तिब्बत के मानसरोवर से। अगर इससे भी डीपली क्वेश्चन पूछे कि ठीक है भाई, चीन के मानसरोवर झील से तो हो रहा है, लेकिन मानसरोवर झील के किस स्थान से हो रहा है? तो स्थान का नाम हम लोग याद रखेंगे राक्षस ताल। तो फिर से ध्यान में रख सकते हैं कि इसकी उद्गम कहाँ होगी भाई? तो चीन के तिब्बत के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से ये स्थान है, हम लोग स्थान को भी ध्यान में रख सकते हैं। और यह पश्चिम दिशा की ओर बहते हुए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से गुजरते हुए पंजाब के रूपनगर जिला इसका एक स्थान है उत्तरांकल। फिर से देखिए, उत्तरांकल से प्रवेश करती है और पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर के चेनाब नदी से मिल जाती है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? ये चेनाब है ना, ये चेनाब नदी है। और सतलज भी किससे जाकर के मिल रहा है? चेनाब में। झेलम किससे मिल रहा है? चेनाब में। रावी किससे मिल रहा है? चेनाब में, है ना। तो झेलम, चेनाब और सतलज, सॉरी, झेलम, रावी, सतलज, ये तीनों नदियां जाकर के कहाँ मिलेंगी? चेनाब में जाकर के मिलेंगे। देख सकते हैं, ये मिलने का पॉइंट है रावी का, ये मिलने का पॉइंट है झेलम का, और ये मिलने का पॉइंट है सतलज का। तो सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चेनाब। और चेनाब में ही इधर से झेलम आकर के मिलेगा, इधर से रावी आकर के मिलेगा, और नीचे से सतलज आकर के मिलेगा। तो सतलज नदी का उद्गम कहाँ होगा? चीन के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से, और यह पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों से गुजरते हुए पंजाब का एक जिला है रूपनगर, और यहाँ एक स्थान है उत्तरांकल। उत्तरांकल, उत्तरांकल, यहाँ से यह भारत में प्रवेश करेगा, सॉरी, यहाँ से यह भारत में प्रवेश करेगा और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर में जाकर के चेनाब से मिल जाएगा। तो इसका उद्गम भी कहाँ होगा? अमूमन क्वेश्चन आपके उद्गम से ही पूछे जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग बस ध्यान में रख सकते हैं, इतना डीपली हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मुख्यतः सवाल बनेंगे इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो इसका उद्गम चीन के मानसरोवर झील के राक्षस ताल से पश्चिम दिशा में बढ़ेगा, पंजाब के रूपनगर जिला के उत्तरांचल से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर से होते हुए चेनाब नदी में जाकर के मिल जाएगा। अगर इसकी कुल लंबाई की बात करें तो इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है, और भारत में इसकी लंबाई देखें तो 1050 किलोमीटर है। अभी हम लोग बात किए थे कि सिंधु नदी की कुल लंबाई कितना था? 3610 किलोमीटर, 3610 किलोमीटर, और भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर, क्योंकि इसका उद्गम कहाँ हो रहा है? चीन में, फिर इंडिया आ रहा है, फिर पाकिस्तान जा रहा है। वहीं अगर हम लोग देखते हैं सतलज नदी, तो सतलज नदी का भी उद्गम कहाँ हो रहा है? चीन में, फिर इंडिया आ रहा है और फिर पाकिस्तान जा रहा है। अभी हम लोग बात कर चुके हैं पाकिस्तान के बहावलपुर में। तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। अगर पूछा जाए सिर्फ कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है, तो भारत में इसकी लंबाई है 1050 किलोमीटर। तो सिंधु नदी की कुल लंबाई 3610, भारत में 1114। सतलज नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर, भारत में 1050 किलोमीटर। अगर हमसे बात किया जाए कि सतलज नदी का पुराना नाम क्या है, तो सतलज नदी का पुराना नाम शतुद्री। सतलज का पुराना नाम शतुद्री। फिर से ध्यान में रखिए, सिंधु नदी का चेनाब का पुराना नाम क्या हो जाएगा? असिकिनी। चेनाब का पुराना नाम अशिकिनी। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। झेलम का पुराना नाम वितस्ता। सतलज का पुराना नाम शतुद्री। सतलज का पुराना नाम शतुद्री। तो अभी हम लोग देख चुके हैं चेनाब, झेलम, सतलज। अब हम लोग बात करते हैं रावी नदी के बारे में। रावी नदी का उद्गम आप देख सकते हैं भारत के ये वाले एरिया में हो रहा है, और ये वाला एरिया पे आप ध्यान, अगर आपका सही से मैप पे हो तो आप ध्यान कर पा रहे होंगे
ये वाली जो एरिया है वह हमारा हिमाचल प्रदेश है ना। तो रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश से होगा। अगर हमसे पूछा जाए हिमाचल प्रदेश के किस जगह से, तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। रावी नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होगा और यह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, यह रावी नदी जो है उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए नॉर्थ ईस्ट एरिया में बढ़ते हुए पाकिस्तान के झंग के निकट चिनाब से मिल जाती है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होगा और यह उत्तर पश्चिम मतलब नॉर्थ ईस्ट उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ते हुए पाकिस्तान के झंग के पास चिनाब में जाकर के मिल जाएगी। अभी हम लोग बात कर चुके थे कि झंग के पास ही झेलम नदी भी चिनाब से मिलती है। तो यहाँ से दोनों पॉइंट को हम लोग ध्यान में रख सकते हैं कि जहाँ रावी नदी पाकिस्तान के झंग के पास चिनाब से मिलती है, वहीं झेलम नदी भी पाकिस्तान के झंग के पास चिनाब नदी से मिल जाती है। दोनों पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। झेलम और चिनाब कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान में मिलेगा। किस जगह पे मिलेगा? झंग के पास मिलेगा। किस नदी के साथ मिलेगा? चिनाब के साथ मिलेगा। तो अभी हम लोग देख चुके हैं इसका उद्गम कहाँ होगा और यह चिनाब तक कैसे पहुंचेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो रावी नदी है इसकी कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। कुल लंबाई 720 किलोमीटर। अगर इसका हम लोग पुराना नाम देखें तो इसका पुराना नाम पुरुषनी है। इसका पुराना नाम पुरुषनी। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। चिनाब की लंबाई कितनी है? तो 1180 किलोमीटर। झेलम की लंबाई कितनी है? 725 किलोमीटर। सतलज की लंबाई कितनी है? तो 1500 किलोमीटर। भारत में 1050 किलोमीटर। रावी नदी की लंबाई कितना है? 720 किलोमीटर। सिंधु नदी का 3610 किलोमीटर। भारत में बात करते हैं तो 1110 किलोमीटर। अगर हम लोग पुराना नाम देखें तो चिनाब का पुराना नाम क्या होगा? तो चिनाब का पुराना नाम अशिकिनी, झेलम का वितस्ता, सतलज का शतुद्री, रावी का पुरुषनी। अब हम लोग बात करते हैं ब्यास नदी के बारे में कि जो ब्यास नदी है वह सिंधु नदी की सहायक नदी है। तो यह सिंधु नदी के साथ अपनी क्या भूमिकाएं अदा करती हैं? तो ब्यास नदी को देखते हैं। ब्यास का उद्गम यहाँ पे हो रहा है, ये वाली पॉइंट पे, और ये वाला पॉइंट जो रावी नदी का है, ये वाला पॉइंट भी लगभग इसी के पास है। और जो ब्यास नदी है जो सतलज में जाकर के मिल रही है, उसका उद्गम भी यहीं से हो रहा है। और यह कौन सा एरिया है? हिमाचल प्रदेश। तो अभी हम लोग बात कर चुके थे कि रावी नदी का उद्गम कहाँ हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। वहीं हिमाचल प्रदेश में स्थित जो रोहतांग दर्रा है, यहीं से व्यास नदी का भी उद्गम होता है। आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं, लगभग सेम पॉइंट है ना, ये रावी नदी का और ये व्यास नदी का। तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से व्यास नदी का उद्गम होगा और रावी नदी का भी उद्गम होगा। तो इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से होगा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि व्यास नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो 460 किलोमीटर। और इसका पुराना नाम क्या हो सकता है? तो इसका पुराना नाम अर्जिकिया या बिपाशा है। इसका पुराना नाम अर्जिकिया या बिपाशा है। तो हम लोग ध्यान में रख सकते हैं भाई, इसकी लंबाई 460 किलोमीटर, इसका पुराना नाम अर्जिकिया या बिपाशा, इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा से। इन सभी का पुराना नाम ध्यान में रखेंगे। झेलम का पुराना नाम क्या हो जाएगा? वितस्ता। चिनाब का पुराना नाम क्या हो जाएगा? असिकिनी। रावी का पुराना नाम क्या हो जाएगा? पुरुषनी। सतलज का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो सतलज का पुराना नाम शतुद्री। और ब्यास का पुराना नाम अर्जिकिया या बिपाशा। इन सभी टर्म्स को हम लोग ध्यान में रखेंगे। चिनाब नदी क्या है? झेलम नदी क्या है? सतलज नदी क्या है? रावी नदी, व्यास नदी। अभी हम लोग बात कर चुके थे कि मुख्य नदी कौन है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी को लेकर के हम लोग इन सारे टर्म्स को समझ चुके हैं, हम लोग बात कर चुके हैं। इसके तीन देश में इसका प्रवाह है भाई, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। इसकी कुल लंबाई क्या है? इसकी सहायक नदियाँ क्या है? तो इसकी 5 सहायक नदियाँ हम लोगों को देखने को मिली, चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, सतलज। और बारी बारी से हम लोग इन सभी नदियों को इंडिविजुअल समझने की कोशिश की है। जैसे चिनाब क्या है भाई?
झेलम क्या है, सतलज, रावी और व्यास। अब हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो पंजाब है, इस पंजाब में एक जगह है हरीके, और इसी हरीके क्षेत्र में जो व्यास नदी है और सतलज नदी है, ये दोनों आकर के मिलती है। अभी हम लोग बात कर चुके थे, है ना। ये जो व्यास नदी है वो आकर के कहाँ मिल जाती है, ये वाली एरिया में, और ये वाला एरिया कहाँ आपको मिलेगा, पंजाब में। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला एरिया क्या है, पंजाब, है ना। तो ये वाला एरिया क्या आपको दिखेगा, पंजाब। तो पंजाब के हरीके क्षेत्र में यह सतलज और व्यास जो है आपस में मिल जाती है, और इसी के संगम पर, ध्यान से देखिएगा, इसी के संगम पर देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। पंजाब के हरीके क्षेत्र में व्यास और सतलज नदी के संगम पर देश की, मतलब भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, 649 किलोमीटर। यह पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में फैली हुई है, और राजस्थान में इसकी कुल लंबाई की बात करें तो 470 किलोमीटर, और पंजाब में इस नहर की कुल लंबाई की बात करें तो 179 किलोमीटर। ये जो नहर है पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ है। राजस्थान में इस नहर की लंबाई कितनी है, 470 किलोमीटर, और भारत में पंजाब में स्थित इस नहर की लंबाई कितनी है, 179 किलोमीटर। टोटल काउंट करें तो 649 किलोमीटर। ये जो भारत की सबसे लंबी नहर है इंदिरा गांधी नहर, इसका उद्घाटन 31 मार्च 1958 को किया गया था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। पहले इसका नाम इंदिरा गांधी नहर था, जब इसका उद्घाटन किया गया 31 मार्च 1958 को, तो इसका नाम इंदिरा गांधी नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को क्या हुआ, तो इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। तो ध्यान में रखेंगे, पंजाब के हरीके क्षेत्र में व्यास और सतलज नदी के संगम पर देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई 649 किलोमीटर है। यह पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र में फैला हुआ है। राजस्थान में इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है, वहीं पंजाब में इसकी लंबाई 179 किलोमीटर है। इस नहर का जब उद्घाटन किया गया 31 मार्च 1958 को, तो इसका नाम इंदिरा गांधी नहर था, लेकिन 2 नवंबर 1984 को इसका नाम इंदिरा गांधी नहर परियोजना कर दिया गया। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लेकर के कई सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। अभी हम लोग बात कर चुके थे कि जो सतलज नदी है, यह सतलज नदी पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब से मिल जाती है। तो जब ये सतलज नदी पाकिस्तान के बहावलपुर में चिनाब से मिलती है, तो यह पंचनद नदी का निर्माण करती है, पंचनद नदी का निर्माण करती है। पंचनद कहने का मतलब क्या, कि 5 नदियों का निर्माण करती है। क्यों भाई, क्योंकि मुख्य नदी कौन है, सिंधु नदी, है ना, और इसमें 5 नदियां आकर के मिल रही है। चिनाब, है ना, ऊपर से आके मिलेगा झेलम, इधर से आके मिलेगा रावी, चिनाब में जाकर के मिलेगा सतलज, और इधर से आकर के मिलेगा सतलज में व्यास। तो 1 2 3 4 5 कितनी नदियां हो गई, 5 नदियां। तो जब ये पाकिस्तान के बहावलपुर में जब यह सतलज नदी चिनाब से मिलती है, तो टोटल 5 नदियां ऐसी हैं जो सिंधु में मिलती है। इसीलिए पाकिस्तान के बहावलपुर में इसे पंचनद नदी के नाम से भी जाना जाता है। पंचनद नदी क्यों कह रहे हैं, तो 5 नदियों का निर्माण होता है, और इन्हीं नदियों से मिलकर के मुख्य नदी सिंधु नदी का निर्माण हुआ है। और ये 5 नदियां कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अगर इससे भी थोड़ा डीप हम लोग बढ़ना चाहें, इससे भी थोड़ी गहरी बात करना चाहें, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब यह 5 नदियां, ये देखिए झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये 5 नदियां
जब आ करके पाकिस्तान के बहावलपुर में मिलती हैं, पाकिस्तान के, और ये पांचों नदियां बहावलपुर से एक साथ होकर के बहती हैं और लगभग 45 किलोमीटर तक आगे बढ़ते हुए यह सिंधु नदी में जाकर के मिलती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब ये पांचों जो नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये पांचों नदियां जब पाकिस्तान के बहावलपुर में मिलती हैं तो पंचनद नदी का निर्माण करती हैं और यह पंचनद नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं, और यह पंचनद नदी के रूप में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आप जूम हो जाओ, ये देखिए ये पांचों नदियां आकर के इस पॉइंट पे मिलती हैं और फिर आप देखिएगा कि ये कुछ दूर मैप में जो है वो चलती है और फिर इस पॉइंट पे आकर के मेरा सिंधु नदी से मिलती है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के जो बीच में गैप है, तो वो गैप कितना किलोमीटर का है? 45 किलोमीटर का। तो हम लोग कह सकते हैं ये पांचों नदियाँ सिंधु नदी में मिलने से पहले 45 किलोमीटर पंचनद नदी के रूप में चलती है। तो आप लोग इस पॉइंट को ध्यान में रख सकते हैं। हम लोग इंदिरा गांधी नहर वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, पंचनद नदी वाले पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं सिंधु जल संधि को लेकर के। सिंधु नदी को लेकर के क्यों विवाद हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में, क्यों हमें संधि की जरूरत पड़ी? तो सिंधु जल संधि जो हुआ 1960 में हुआ, किसके बीच में हुआ? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ। और किस लिए हुआ, किस कारण से हुआ? तो पानी के वितरण को लेकर के हुआ। देन क्या फैसला निकल करके आया? तो कहा गया कि तीन जो पूर्वी नदियां हैं, सतलज, व्यास और रावी, और तीन जो पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाब। अब आप लोग सोच रहे होंगे 5 ही सहायक नदियां हैं, एक और नदी कौन सा? तो एक मेन नदी कौन सा है? सिंधु, और इसी की 5 सहायक नदियां हैं ना, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। जो 3 पूर्वी नदियां हैं और 3 पश्चिमी नदियां हैं, इस पर किसका नियंत्रण हो? तो 1960 में सिंधु जल संधि हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें पानी के वितरण को लेकर के कहा गया कि 3 जो पूर्वी नदियां हैं, इन पूर्वी नदियों पर भारत का नियंत्रण होगा और इन 3 पश्चिमी नदियों पर पाकिस्तान का नियंत्रण होगा। जैसा कि आप लोग फिगर से समझ सकते हैं, 3 पूर्वी नदियां, सतलज है ये वाली नदी, सतलज, ब्यास और रावी, सतलज, व्यास और रावी, इस 3 नदियों पर किसका नियंत्रण होगा? भारत का। 3 नदियों पर किसका नियंत्रण? भारत का। सतलज, व्यास, रावी, ये 3 नदियों पर भारत का नियंत्रण। और 3 पश्चिमी जो नदियां हैं, चिनाब, झेलम और सिंधु, इस पे किसका नियंत्रण होगा? तो पाकिस्तान का। अब आप सोच रहे होंगे कि सिंधु नदी जो इतनी सबसे बड़ी नदी है, इससे पाकिस्तान का नियंत्रण क्यों दे दिया गया? तो अगर उसको सिंधु नदी का नियंत्रण नहीं दिया जाता तो पाकिस्तान भूखे मर जाता, वहाँ पे लोगों को खाने के लिए मिलता ही नहीं, ना वहाँ खेती होती, ना वहाँ जीवन यापन संभव हो पाता। इसीलिए पाकिस्तान की हालत देखते हुए सिंधु नदी जो पश्चिमी नदियां हैं, इस पर किसका नियंत्रण दिया गया? तो पाकिस्तान का। तो आप लोग ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो 3 पूर्वी नदियां हैं उस पर किसका नियंत्रण? भारत का, और ये 3 जो पश्चिमी नदियां हैं इस पर किसका नियंत्रण? पाकिस्तान का, भारत का और पाकिस्तान का। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग भारत की नदियों को समझे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग एस्चुरी और डेल्टा को देखें। एस्चुरी क्या है, डेल्टा क्या है, अपवाह तंत्र क्या है, भारत का अपवाह तंत्र कितने प्रकार से काम करता है, सिंधु नदी तंत्र क्या है ना, सिंधु नदी की कितनी सहायक नदियां हैं, और सभी सहायक नदियों को हम लोग बारी बारी से समझने का प्रयास किए हैं। उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें, जैसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना को लेकर के कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग पंचनद नदी को लेकर के देखें, सिंधु जल संधि जो है वो कब हुआ? 1960 में, किसके बीच? इंडिया पाकिस्तान के बीच। क्यों हुआ? पानी के वितरण को लेकर के। 3 पूर्वी जो नदियां हैं, सतलज, व्यास, रावी, इस पर भारत का नियंत्रण है, और 3 पश्चिमी नदियां जो है, सिंधु, झेलम और चिनाब, वह पाकिस्तान के नियंत्रण में है। तो अभी हम लोग क्या बात किए कि हिमालयी अपवाह तंत्र जो है वह 3 खंडों में विभाजित होगा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। हम लोग
बात कर चुके थे कि भारत का जो अपवाह तंत्र है वो 2 प्रकार से काम करेगा। आप लोग भूले तो नहीं हो ना, हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र में हम लोग सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र को पढ़ेंगे। वहीं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में हम लोग नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी, ये सभी नदियों को पढ़ेंगे। हम लोग भारत के अपवाह तंत्र को शुरू करते हुए सबसे पहले हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र को शुरू किए। उसके बाद हम लोग हिमालयी अपवाह तंत्र में आगे बढ़ते हुए सिंधु नदी तंत्र को समझे हैं। और सिंधु नदी के आज के इस लेक्चर में जो भी आपको दिक्कत हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं और आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर से ही मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे एनर्जी मिलेगी तभी तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना पाऊँगा। आज के इस लेक्चर में सिंधु नदी तंत्र पूरा खत्म हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी तंत्र को समझेंगे, गंगा रिवर को समझेंगे। हम लोग आज सिंधु नदी तंत्र को देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में पूरा गंगा नदी तंत्र को शायद ख़त्म कर पाऊँ। ऐसे गंगा नदी तंत्र सबसे बड़ी टॉपिक है, कोशिश करूँगा 1 से 2 लेक्चर में यह ख़त्म हो जाए। उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मैं अधिक मोटिवेट होता हूँ और मैं जितना ज़्यादा मोटिवेट रहूँगा नेक्स्ट वीडियो जो गंगा रिवर की है वो आप लोगों के बीच में उतना ही जल्दी लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस सीरीज़ को, भारत की नदियाँ की इस सीरीज़ को आप लोग बेहद ही प्यार देंगे और अपना साथ बनाए रखेंगे। मिलते हैं दोस्तों भारत की नदियाँ के दूसरे वीडियो में, गंगा नदी तंत्र की वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का प्यार बना रहे।